Recording device. Okay, yes, now I am back. Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि अब आप मुझे सुन सकते हैं। जी, तो अभी आपको आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही। ओके, तो ये एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया मैं। मेरा जो लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, और डेस्कटॉप पे मैंने अभी जो माइक है उसकी सेटिंग्स की है और टीम्स वगैरह इंस्टॉल किया, तो उसी को ही सेट करते हुए कोई 10-12 मिनट मुझे लग गए हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं फिर। Bismillah. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class CS312 Theory of Automata and Formal Languages. As you guys already know कि हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो 1 आवर की क्लास होती है वो होती टाइम टेबल पर ही है, लेकिन वो एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाती है। जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता है वो थर्सडे को होता है इस कोर्स का। दोनों क्लासेस अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपने वक्त पर होती हैं, बस इसमें यह है कि आपको कंटेंट्स डिलीवर कर दिए जाते हैं और उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरेक्टिव सेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, अगर वो क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एज़ पर टाइम टेबल दे कैन ज्वाइन ऑन टीम्स, क्योंकि लाइव सेशन मैं करता हूँ, कोई पहले से रिकॉर्ड करके नहीं मैं वो करता। कोशिश तो ये थी कि अगर मुझे कोई मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग रूम कभी इस्टेब्लिश हो जाता है, कोई ऐसी क्लास जहाँ पे कि आप लाइव देख सकें, तो फिर इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इस 1 आवर सेशन का, कि इसके अंदर जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर आपको क्लास की तरह से मटेरियल मिल सका करेगा। बट टिल दैट टाइम ये टीम्स पे ही हम कंडक्ट कर रहे हैं।
और कैंपस से ही यूजुअली मैं क्लास लेता हूँ. I live within the premises of campus, as you guys know. तो इसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है. और अगर कोई ऐसा लेक्चर होगा जिसमें कि मुझे ज़रूरत पेश आएगी कि मैं उसको पहले से मोबाइल कैमरा के थ्रू, अलग से तो कैमरा आई डोंट हैव, सेल फोन कैमरा के थ्रू अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और आगे ज़रूरत पड़ेगी भी, अगर ओडीएल सेशंस चलते रहे तो जहाँ पे हम ट्यूरिंग मशीन्स को पढ़ेंगे, या एक और टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं जो कहलाती हैं पीडीएस, पुश डाउन ऑटोमेटास, तो उनको कंप्यूटर पे ड्रॉ करना पेंट पे वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए आल यूज़ अ मोबाइल फ़ोन कैमरा, और फिर उसमें जो है नोटबुक के ऊपर जो है वो मैं करते हुए आपके साथ वो रिकॉर्डेड मंडे की इस सेशन में शेयर कर दूँगा. तो इसी वजह से इसका सेशन रखा, एक रिकॉर्डेड और एक इंटरैक्टिव, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल. लेकिन कुछ सेशंस हमारे ऐसे आएंगे जो मैं पहले से रिकॉर्ड करूंगा या किसी दूसरे की हेल्प लेके, तो जिसमें हमें ट्रांसड्यूसर्स के बाद यानी मिड टर्म के सिलेबस के बाद सेशंस जो हैं वो एडवांस लेवल के हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स मशीन्स ड्रॉ करनी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑन MS पेंट. तो उसको हम वाइट बोर्ड या नोटबुक के ऊपर कैमरे से रिकॉर्ड करके, तो मंडे को वो मैं सेशन अपलोड किया करूँगा, अगर तब तक ओडीएल चलता रहा. ऑल्दो कोरोना की सिचुएशन अब बेहतर हो रही है एंड होपफुली कि कैंपस शायद जून 7 से के बाद खुल जाए, बट हु नोज़, अगर नहीं होता तो फिर यही करना पड़ेगा कि मंडे को वो मैं रिकॉर्डिंग करा के तो वो अपलोड करूँगा, और जुमेरात को फिर आप उसमें से मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन, और या जो उसकी थियोरेटिकल पार्ट होगा वो हम इंटरेक्टिव सेशन में कर लेंगे. तो इस तरह से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे. तो अब आज की क्लास की तरफ आते हैं. एज़ यूजुअल, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस कोर्स को हमने शुरू से इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको तकरीबन हर लेक्चर में हम या वीकली बेसिस पे ज़रूर हम टच करते हैं, और आपको कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको इसका जो मटेरियल है बुक और ये शेयर किया था आपसे, और हर लेक्चर में भी आप इसको देखते हैं. आजकल हम कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 को जो है उसको टच कर रहे हैं, और ये जो आपको ग्रेडिंग नज़र आ रही है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम ओडीएल मोड में पढ़ रहे हैं, और ओडीएल मोड के अंदर जिस तरह से यूईटी लाहौर से रजिस्ट्रार ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो उसी तरह से आपके एग्ज़ाम होते हैं. वो कभी कॉम्प्रहेंसिव हो जाता है, जैसे पास्ट में हुआ था, इकट्ठा 70 मार्क्स का और 30% साइकोमोटर एवेलुएशन के अंदर थे. फिर लास्ट टाइम आपने देखा था कि 40 का फाइनल और 30 का मिड, लेकिन एक हफ्ते की ब्रेक के साथ था, और वो ब्रेक आपकी साइकोमोटर एवेलुएशन की थी. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेडिंग जो है वो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आती हैं पंजाब गवर्नमेंट की यूईटी को, और यूईटी जो है वो फैकल्टी को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देती है. तो ग्रेडिंग जो है ऑब्वियसली इस कोर्स में उसी तरह से चलेगी. लेकिन जो एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ में आपको पता है कि क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ जो कि हमारी लैब में तो रेगुलर चल रही हैं, और थ्योरी के अंदर भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे. साथ आपके क्विज़ जब आप कैंपस पर आएंगे साइकोमोटर एवेलुएशन के लिए, वो हो सकते हैं ऑनलाइन, आपके वाइवास कंडक्ट हो सकते हैं क्विज़ के मार्क्स से. और साथ हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी हमने पिछले हफ्ते से स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आपकी जो सेशनल मार्क्स हैं अदर देन द सिट इन एग्ज़ाम जो आप कैंपस पर देते हैं, वो एज़ यूजुअल जैसे पहले ऑन कैंपस क्लासेस में होता था, वो अभी भी वैसे ही चलेगा, जिसमें आपकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, आपके क्विज़ हैं, आपकी क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ हैं या वाइवाज़ हैं. तो ये चीज़ें आपकी इसी तरह से चलती रहेंगी. बाकी के जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करता है कि यूईटी से किस तरह की नोटिफिकेशन आते हैं, कोरोना की वजह से क्या सिचुएशन बनती है ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो इस फाइल में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ऑन कैंपस का है, तो अभी हम एडॉप्टिव एवेलुएशन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हर हफ्ते थोड़ा सा देखते चलते हैं कि हमने कहाँ से इस कोर्स को शुरू किया था. जी, हमने इसकी इंट्रोडक्शन ली थी, इसके कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, कोर्स का पर्पस देखा था, और इसमें आपको पता है कि कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स
और कंप्यूटर्स को आप टेक्स्ट बुक में के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप कंप्यूटर्स को ट्यूरिंग मशीन कह लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप इंटरचेंजेबली ट्यूरिंग मशीन एंड कंप्यूटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपने पहले चैप्टर में भी देखा था और आपको जो मैंने हिस्टोरिकल आर्काइव डॉक्यूमेंट्री मूवी जो रिकमेंड की थी इमिटेशन गेम्स, उसमें भी आपने देखा था कि जो ट्यूरिंग मशीन्स है दे आर नाउ अ डेज कॉल्ड कंप्यूटर्स। और चैप्टर 24 कंप्यूटर की डेफिनेशन पे डेडिकेटेड है। दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। जब कोर्स के आखिर में हम पहुंचेंगे तो हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और तब तक आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि कंप्यूटर की सलाहियत और उसकी या ट्यूरिंग मशीन की सलाहियत के लिमिटेशंस क्या हैं थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन की टर्म्स में। और अभी तो मैंने आपको रिसर्च पेपर नहीं दिए ट्यूरिंग के पढ़ने के लिए। जब आप एडवांस यानी कि 4th ईयर में 3rd ईयर के आखिर में जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे और अगर वो मैंने आपको पढ़ाया तो फिर डेफिनेटली आई विल गिव यू दोज रिसर्च पेपर्स और आप देखेंगे जो मशीन्स कैन थिंक वाला जो ख़ास तौर पे ट्यूरिंग का पेपर है जिसका मैंने आपको स्नैपशॉट दिखाया था ट्यूरिंग लाइफ एंड डेथ की वीडियो में शुरू में पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उसमें उसने आइडिया दिया था कि मशीन्स कैन थिंक। सो कंप्यूटर्स जो आपको फिज़िकल फॉर्म में नज़र आते हैं ये पहले एक थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग की स्टडी की बदौलत हैं। और उससे भी पीछे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि डेविड हिल्बर्ट का ये आइडिया था 1899 में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मैथमेटिशियन हुई थी उसमें उसने अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेज किए थे और आई थिंक 12th या 10th प्रॉब्लम जो था वो रेलेवेंट टू एल्गोरिथम्स इन कंप्यूटर था, डायफेंटाइन इक्वेशंस। तो वहाँ से आपने पढ़ा कि किस तरह से हम इवेंचुअली वी रीच टू करंट स्टेट ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने ये फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने बड़ी तफसील से जिक्र किया था कि कैपेबिलिटीज़ क्या हैं कंप्यूटर की। इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन। और अब जब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ डिटर्मिनिस्टिक तो आपको बहुत अच्छे से इसका मतलब पता है, मीनिंग्स आपको मालूम हैं कि व्हेन आई से कंप्यूटर इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन तो डिटर्मिनिस्टिक के लफ्ज़ से क्या मुराद है आपको अच्छी तरह पता है कि ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो एग्जॉस्टिवली नोन होती हैं। कंप्यूटर में जो आप कोड कर सकते हैं चीज़, कोड का लफ्ज़ हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं और अभी तो हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन इस कोर्स के आखिरी चैप्टर में करनी है। तो ये तसव्वुर कर लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर डिटर्मिनिस्टिक वेज में ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिकली कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर सकता। तो हमने सलाहियत और लिमिटेशन, कैपेबिलिटीज़ means deterministic machine, limitations computer can't think or can't generate something which is non-deterministic. When that will happen, the science fiction movies you see like Matrix, iRobot, etc., they will become reality. तो टर्मिनेटर एट्सेट्रा तो वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो हमने और अभी आपने टेक्निकल डेफिनेशन फाइनाइट स्टेट मशीन्स की भी पढ़ ली है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की भी पढ़ ली है। तो आपको अब टेक्निकली साउंड आइडिया है व्हाट आर द। तो अगर आपसे अब कोई मुख्तसर जवाब मांगे इस चीज़ का, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज़ द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स। तो आप इसका टेक्निकल आंसर दे सकते हैं और उससे मुझे उम्मीद है कि आप में से हर स्टूडेंट जो इस कोर्स को पास करेगा, पास वही लोग करेंगे जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे और कोर्स का जो पर्पज़ है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ इसका मकसद मैथमेटिकल मशीन्स ड्रॉ करना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये अप्लाइड कोर्स है। ऑल्दो देयर इज़ अ डर्थ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे एक अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी की किताब की जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशली लिखी जा सके, पढ़ाई जा सके, वो आपको नहीं मिलती। इसमें प्योर थ्योरेटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस मिलते हैं। हम उस कमी को सेमेस्टर प्रोजेक्ट से और अप्लाइड एग्जाम्पल से पूरा कर रहे हैं। ओके, तो
अब आप इस सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दे सकते हैं, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स और कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपको इसका एक जवाब मालूम हो गया है, पूरा जवाब तो नहीं आपको अभी पता, आपको एक जवाब इसका मालूम है, डिटर्मिनिज्म एंड नॉन डिटर्मिनिज्म, और आपको उसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी पता है और इससे क्या मुराद है, एग्जॉस्टिव क्या होता है, नॉन एग्जॉस्टिव क्या होता है, एनएफएज में अननोन पाथ्स होते हैं, वो 3 कंडीशन मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हमने आपको इस कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका मेजर थर्स थी, उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो गया। जब आप मिड टर्म के बाद कोर्स को अख्ताम कर रहे होंगे तो आपको ये तीनों टर्म्स का फ़र्क भी पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। और कोर्स हमारा ऑटोमेटा थ्योरी है, बाकी हमने सिर्फ उसमें टच करनी। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी जो है वो आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के अंदर बड़ी तफसील के साथ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को स्टडी करोगे। ठीक है, और कंप्यूटेशन थ्योरी कोर्स आपका, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एमएससी के अंदर, एमएससी कंप्यूटर साइंसेज में, जिसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और एमएसपी के नाम से भी जाना जाता है, यूईटी लाहौर में उसे एमएससी कहते हैं, उसमें एचईसी के कुरिकुलम में कंप्यूटेशन थ्योरी कोर कोर्स है। आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से करना हो तो आपको कंप्यूटेशन थ्योरी जो है एक कोर कोर्स है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांस कंप्यूटेशन थ्योरी एमएससी में कोर्स आपको अवेलेबल होता है, पीएचडी में भी आप इसकी अप्लाइड कंप्यूटेशन थ्योरी ले सकते हैं, लेकिन बीएससी लेवल पे हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का भी आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और उसका ज़्यादा पोर्शन आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में पढ़ेंगे, और इस कोर्स में हम इसको ज़रूर टच करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। As you can see course description में, the focus of this course is the theory of automata. However, introductory topics from the other two branches may be included. The course develops problem solving skills and ability to prove theorems. So applied problems जो हैं वो हम शुरू से ही देख रहे हैं regular expression से, और आपने फाइनाइट स्टेट मशीन्स में भी आपने कुछ गेम्स की एग्जांपल्स उसमें ली। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने की कोशिश की थी कि जो एनएफएस पढ़े हैं उन एनएफएस के अंदर भी हम थोड़ी थोड़ी अप्लाइड जो है वो एग्जांपल्स लेते रहें, लेकिन जो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है वो है आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट, जो मुझे उम्मीद है आपने ग्रुप्स डिसाइड कर लिए होंगे, और आज मुझे जो जीआर हैं वो ईमेल भी कर देंगी कि आपने किस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं, और फिर आप डेफिनेटली टॉपिक्स पे भी काम कर रहे होंगे, और वो भी इंशाल्लाह इस हफ्ते जुमेरात को हम इसको डिस्कस भी करेंगे क्लास में। मैं उसको पढ़ लूँगा और हो सकता है मैं एक सेशन रख लूँ इसकी डिस्कशन के लिए मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, या मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसमें हम आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को रिफ़ाइन कर सकते हैं, और क्लास से हट के भी 1 आवर का सेशन हम रख सकते हैं। अगर हमारा टाइम जो है वो कम पड़ गया क्लास में तो हम 4th लेक्चर भी इसमें एंगेज कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम टेबल में जो मंडे को 3rd लेक्चर है, मैंने विलिंगली रिक्वेस्ट करके ये फ्री कराया था फॉर द सेक ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट। कैंपस में अगर खुल जाती हैं क्लासेस तो वो घंटा आपने यहाँ पे एंगेज करना होगा। अगर आपका वहाँ पे कोई और लेक्चर है और हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वो फिर आप फ्री करा लीजिएगा, क्योंकि टाइम टेबल में 3rd लेक्चर मंडे को स्लॉट खाली है। और उसकी रीज़न यही थी कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपको जो हमें कुछ सेशंस करना होंगे तो उसमें आसानी रहती है, और जब कैंपस पे क्लासेस होंगी तो मैं फिर ये आवर आइदर इन योर क्लास और एट माय ऑफिस, ये मैं आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट लिए हर हफ्ते इसमें मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो ये थोड़ी सी आज कोर्स रिवीजन के साथ साथ बात हो गई कोर्स डिस्क्रिप्शन की भी। आपको एक अहम सवाल का जवाब इन 6-7 हफ्तों में टेक्निकल आंसर आप में से हर स्टूडेंट अब दे सकता है जिसने शुरू से क्लासेस को पढ़ा है, बुक रीडिंग करता है, लेक्चर वीडियोस भी सुनते हैं और इंटरेक्टिव सेशन में भी आते हैं। तो उनमें से हर स्टूडेंट जो भी इस कोर्स को पास करेगा उसको इस सवाल का जवाब टेक्निकली अभी आता होगा। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमने ये देखने के बाद, फर्स्ट चैप्टर के बाद आपको पता है कि हमने लैंग्वेजेस को टच किया था। उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस और फॉर्मल लैंग्वेजेस
टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 से स्टडी की थी और उसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी ली थी। एंड वी आल्सो सॉ दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली फॉर्मल लैंग्वेजेस इन द रेस्ट ऑफ द कोर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस आर नॉट एनी मोर रेलेवेंट आफ्टर चैप्टर 2। और चैप्टर 3 में हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन देखी थी, दो इट वाज नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन ये बताने के लिए थी कि इसमें डेफिनेशन किस तरह से की जाती हैं लैंग्वेजेस की। साथ के साथ आपने कुछ जो इसके सिंबलिज्म है इस कोर्स का, वो भी उससे भी इंट्रोडक्शन आपका हुआ था। और एक इजाफी नोट इसमें ये था कि इसके जो सिंबल्स हैं कंप्यूटर थ्योरी के, वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी थी। किसी भी वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम ने जो सिंबल्स कंप्यूटर थ्योरी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज नहीं किया। और उसकी रीज़न भी ये है कि इस कोर्स का या इस फील्ड का मकसद ही है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसमें जो थ्योरिस्ट होते हैं, कंप्यूटर थ्योरी के रिसर्चर्स होते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस या कैप नहीं लगाई जाती। दे कैन यूज़ एनी सिंबल्स दे लाइक, दे कैन इंट्रोड्यूस न्यू सिंबल्स, ठीक है। जिस तरह से आप हर लैंग्वेज का सिग्मा खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है, आप लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। Every small finite state machines defines a language, and you write 5 tuples of that specific language, so you become a creator of the language. So आपकी जो innovation है वो शुरू से ही इस कोर्स में है, और जो इसमें रिसर्च है उसके अंदर भी कैप्स नहीं लगाई हुई, तो इसके सिंबल स्टैंडर्डाइज नहीं है। ऑल्दो मोस्ट कॉमन मैथमेटिक्स से और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से सिंबल बोरो करके मुख्तलिफ राइटर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स में और टेक्स्ट बुक्स के अंदर इस्तेमाल किए हैं। और लेकिन हम इस कोर्स में जो आपकी टेक्स्ट बुक है डैनियल आई ए कोहन की, एरिसन वेस्ले पब्लिशर की, उसमें जो सिंबल्स हैं हम उसी को वी विल स्टिक टू दैट फॉर द सेक ऑफ ईज़। आपकी आसानी के लिए हम उन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन आगे आने वाले कोर्सेज में आप देखेंगे कि सिंबल्स जो हैं इवन मशीन्स को ड्रॉ करने का तरीका भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। मतलब आप लोग सर्कल शेप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट्स के लिए, इसी किताब में आगे चलकर सर्कल जो है वो डायमंड शेप में भी चला जाएगा, रेक्टेंगल में भी चला जाएगा इसी बुक के अंदर ही। तो आप डिफरेंट तरह की शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कोर्स के शुरू में कहा था, फॉर द सेक ऑफ ईज वील स्टिक टू द सिंबल डिफाइंड इन द टेक्स्ट बुक, और एग्जामिनेशन के अंदर आपने भी वही ड्रॉ करने हैं और मैं भी उसी के साथ आई विल स्टिक टू दैट। लेकिन जब आप एडवांस कोर्सेज में चले जाएंगे, लाइक आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर आपके पास लिबर्टी होगी, बुक भी बदल जाएगी। तो वहाँ पे आप डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल, और इतनी आपकी प्रोफिशिएंसी हो जाएगी कि आपको सिंबल्स मैटर नहीं करेंगे, आप लैंग्वेज देख के उसको समझ जाएंगे कि ये कौन सी टाइप है और क्या ड्रॉ किया हुआ। तो इसके बाद जी हमने शुरू की थी रेगुलर लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमने लॉजिक या मंतक की थ्योरी भी पढ़ी थी, उसकी बहुत सी मिसालें ली थी और उसको एक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना सीखा था कि हाउ टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस, किसी लैंग्वेज को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने बेशुमार एग्जांपल्स जो थी बुक्स से एग्जांपल्स लेके और उनको आगे पीछे करके उसमें स्टैटिक क्लीनी स्टार क्लोजर हो गया, प्लस हो गया, और डिफरेंट मस्ट कंडीशन को वेरी करके रेगुलर एक्सप्रेशंस की अच्छी खासी हमने इस कोर्स में प्रैक्टिस की थी। बुक के अंदर भी इस चैप्टर में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, और आखिर में एक एक्सरसाइज है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट अप्लाइड, प्रिलिमिनरी लेवल की है, लेकिन आपके पास वो एक्सरसाइज अवेलेबल है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट के तौर पे आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, और आपने वो की भी थी। और फिर मैंने उसका सल्यूशन जो है सैम्पल सल्यूशन वो अपलोड कर दिया था ग्रुप पे, ताकि आपने जो सवालों के जवाब दिए होंगे आप उन्हें वेरीफाई कर सको। एक्सरसाइज से ज़्यादा यूज़फुल वो एग्जाम्पल्स थी। एक्सरसाइज में सिर्फ 20 सवाल थे, जबकि एग्जाम्पल्स इसने तकरीबन करीब 100 को टच करती हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस जो इस चैप्टर में दी हुई हैं। और इसके साथ साथ उसका सल्यूशन भी दिया हुआ है, और हमने क्लास में उनको वेरी करके भी देखा था, और मैंने आपको यही कहा था कि आप इसकी वेरिएशंस को ट्राई कीजिए। सो ये तो था हमारा जी कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एंड कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2।
जो 1 था उसमें हमने डिफाइन कॉन्सेप्ट्स इन ऑटोमेटा थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस, क्लासेस इन देयर रिलेशनशिप्स। और अभी हम कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 जो कि है डिज़ाइन ग्रामर्स एंड रिकॉग्नाइजर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस। जो ग्रामर का वर्ड है उसके लिए आपको क्लीनी थ्योरम के बाद तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि CLO3 जो है ये काफ़ी कोर्स में आगे जाके यहाँ पे भी रिपीट होगा PDS के अंदर, और इसने यूनिफिकेशन में भी रिपीट होना है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स फर्स्ट टाइप ऑफ दैट, हमने फॉर्मल लैंग्वेज में जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उसके रिकॉग्नाइजर्स यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जिसे आप फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन भी कह सकते हैं, सिंपली कुछ लोग उसे फाइनाइट ऑटोमेटन भी कहते हैं, उसको ड्रॉ करना और उसकी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हमने की और अप्लाइड एग्जांपल्स भी देखी। किताब से भी हमने उसमें ना सिर्फ फाइनाइट स्टेट मशीन्स को पढ़ा बल्कि हमने क्लास के बिहेवियर को भी देखा। हर नोड के बिहेवियर को हमने चेक किया कि अगर स्टार्ट स्टेट है तो उसके बाद जितनी स्टेट्स हैं, एवरी स्टेट हैज़ अ क्लास ऑफ इट्स ओन। ये आप आगे चल के एक थ्योरम आएगा आपके पास, ठीक है, उस थ्योरम के अंदर आप इसको स्टडी करेंगे, मेहल-नेरॉट थ्योरम के अंदर आप इसको आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। एवरी क्लास हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो वो यही है कि जब आप प्लस को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन इन डिफरेंट स्टेट्स, तो आपको हर क्लास की लैंग्वेज पता चलती है। और टुगेदर हर स्टेट का जो बिहेवियर है, अगर सारी n स्टेट्स का QI सेट की हर स्टेट का बिहेवियर कंबाइन कर लिया जाए तो आपको पावर सेट मिलता है ऑफ दैट लैंग्वेज, और वो होती है उस जो आप की जो मशीन है फाइनाइट या डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, उसका जो पावर सेट होता है वो उसकी सलाहियत होती है। दैट इज़ द कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज द लिमिटेशंस ऑफ दैट मशीन, ठीक है। तो सिर्फ आपकी जो लैंग्वेज किसी फाइनाइट स्टेट मशीन में दी होती है वही आपकी सलाहियत नहीं होती। आपकी सलाहियत हर स्टेट की जो एवरी क्लास हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, हर क्लास की या हर नोड की जो लैंग्वेज होती है वो भी आपकी पावर सेट के अंदर शामिल होती है। जस्ट आपको फाइनल स्टेट चेंज करना है और आप फिर उस पावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसको आप देखेंगे आगे कि ये जो हम मशीन्स स्टडी कर रहे हैं इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कंप्यूटेशन के अंदर और कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ के अंदर। आपको पहला आंसर तो मिल गया है और वक्त के साथ साथ मैं आपको कनेक्ट करता जाऊंगा और आपका ये आंसर ब्रॉड होता चला जाएगा। तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स को हमने एक और प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स इसमें की थी। कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उससे FSA कैसे बनाते हैं, कोई FSA है तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आपने जज करना है, इसकी भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की। और तीसरी कि आपकी हर क्लास का बिहेवियर क्या है, तो हमने इन 3 चीज़ों की काफ़ी सारी एग्जांपल्स को हमने क्लास के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करके देखा। और मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको टेक अवे होम असाइनमेंट दी थी जिसका कोई क्रेडिट नहीं था, उसमें था कि चैप्टर 5 में जितनी एग्जांपल्स हैं सबसे पहले आपने उसके 5 टपल्स लिखना थे, Q सिग्मा डेल्टा Q डॉट F। उसके बाद आपने क्या करना था, हर जो आपके पास ग्राफ है उसकी आरी जज करना थी, और जहाँ पे आरी दी हुई थी तो उससे FSA ड्रॉ करना था, और फिर क्लासेस का बिहेवियर भी चेक करना था, पावर ऑफ क्लासेस। इसके साथ साथ हमने डेड स्टेट्स भी पढ़ी थी, ठीक है। तो किताब से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको लेक्चर्स में मिल रहा है, वो आपने अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है, क्योंकि वो 100% रेलेवेंट है और आपको एग्ज़ाम्स में मशीन ड्रॉ करते हुए काम आएगा, ठीक है। सेमेस्टर प्रोजेक्ट में भी, जैसा कि 5 टपल डेफिनेशन, जैसा कि डेड स्टेट्स, जैसा कि एवरी क्लास अ बिहेवियर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, और जैसा कि अप्लाइड एग्जांपल्स ऑफ हेड टेल और टेलीविज़न रिमोट एंड अदर एस्पेक्ट्स, वो आपने साथ साथ अपने नोट्स में लिखते जाना है, और that will help you at the end of this course, during the course as well। तो हमने ये बड़ी एक्सटेंसिवली 2 वीक्स के अंदर ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं इनको कंप्लीट किया था, और फिर
थर्ड वीक में इसकी अप्लाइड एग्जांपल्स और इंटर रिलेशनशिप एट्सेट्रा उसको भी डिस्कस किया था। तो अभी हम जो हैं स्टूडेंट्स वो यूनिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी आर स्टडिंग पार्ट यूनिफिकेशन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 डिफरेंट ग्रामर्स एंड फॉर्मल रिकॉग्नाइजर्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो इसमें हमने अभी क्लेनी थ्योरम है आपके पास चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 8 में आपके पास है मशीन्स विद आउटपुट, जिसकी एप्लीकेशन मैं आपको ट्रांसड्यूसर्स में दिखाऊंगा और उसमें हम एक कॉन्फ्रेंस पेपर को देखेंगे तमास्काल का और हम एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे एंड आई विल आल्सो लिंक these tools to your semester project as well। तो छठे चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है? 6th चैप्टर में वी स्टडीड ट्रांजिशन ग्राफ्स। एनएफए की मैं आपको डेफिनेशन पहले कराई थी, ठीक है, 5 टपल और 3 में वाले नोट्स, वो मैं अभी आपको नोटपैड से दिखाता हूँ। और फिर हमने 7th चैप्टर में ट्रांजिशन ग्राफ एंड जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ एंड नॉन डिटर्मिनिज्म, 3 चीज़ों को डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स देखी और हम एक थ्योरम का हाइपोथेसिस भी फॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपको होम टेक अवे नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट दी थी कि आपने उसका प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन उस थ्योरम का साथ साथ करते जाना है हाइपोथेसिस का, और वो ट्रू है ये मैं आपको बता चुका हूँ और हम उसे एक्सपैंड भी करते चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको वो ओपन करता हूँ जो कि हमने उसका नोट बनाया था जिसमें हम वो हाइपोथेसिस भी लिख रहे थे और एनएफए की डेफिनेशन भी कर रहे थे। लेट मी open that, yes, and I'm gonna share it with you guys। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया था और इसमें एनएफए की डेफिनेशन भी हमने लिखी थी, 5 टपल डेफिनेशन एंड 3 ऑक्स नोट्स। और अब इस ऑक्स नोट्स में आपको याद आ जाएगा, पिछला लेक्चर आ गया कि मे से मुराद होता है मे और मे नॉट बोथ, सम से मुराद होता है 0 to n, इसी तरह मे से है मे और मे नॉट, it's more powerful than not। No path may exist or may not exist। Multipath may exist or may not exist। Epsilon edges may exist, may or may not। So Q sigma delta Q naught F तो इसमें है ही, साथ 3 मे के ऑक्स नोट्स हैं, लिहाजा इसकी जो पावर है वो FSA से ज़्यादा हो जाती है। FSA में सिर्फ नॉट वाली कंडीशंस हैं, पॉजिटिव वाली नहीं है। NFA में बोथ अवेलेबल हैं, इसीलिए हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया था कि एवरी DFSA और FA और FSA इज़ कंटेन्ड इन NFA, यानी कि हर FSA ऑटोमेटिकली NFA भी होता है, ठीक है। और हर NFA ट्रांजिशन ग्राफ भी होता है। क्यों? ट्रांजिशन ग्राफ में यू हैव द लिबर्टी ऑफ मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स, NFA की डेफिनेशन प्लस मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स। सो आई एम गोना राइट इट, ट्रांजिशन ग्राफ TG is a 5 tuple also। अब हम इसमें देखें ट्रांजिशन ग्राफ को डिफाइन करते हुए वी आर गोइंग टू टेक दीज as is, we're going to copy it here and we are closing this, and now I'm going to add the difference। and what is the difference? ठीक है, ऑक्स नोट्स, और इसमें हमने जो तब्दीली करनी है वो करनी है Q नॉट में, एटलीस्ट 1 स्टार स्टेट, मे बी मोर देन 1, लेकिन 1 जो है वो मैंडेटरी होगी। सो Q नॉट जो है इसमें Q नॉट I हो गया। Q नॉट I से मुराद है I will go from where I की जो पावर है वो, but it is a finite, transition graph is also finite, ठीक है। हम अभी इनफाइनाइट नोड्स को स्टडी नहीं कर रहे, we don't want to touch theory of computation, ठीक है, या
नॉन काउंटेबल थिंग्स लाइक गोइंग टू कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, हम वहाँ पे नहीं जा रहे, हम फाइनाइट के अंदर ही हैं। अभी ये सारे ग्राफ, इनका जो क्यू आई है वो फाइनाइट है। सो क्यू नॉट इज अ सेट ऑफ स्टेट एज वेल, जिसमें कम से कम एक स्टेट ज़रूर होगी। इसे आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन यू कैन मेक इट योरसेल्फ। इससे बड़ी आसानी से आप ग्राफ जो हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम इसे सेव भी कर लेते हैं। अब हम इजीली कह सकते हैं एफ ए, एवरी एफ एस ए इज कंटेन्ड इन एन एफ ए, whereas every NFA is contained in a transition graph। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम ज़रा जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ पे चलते हैं, वो क्या होता है। सो पहले इसको ज़रा हम ठीक से एक्सप्लेन कर लें। लेट्स गो टू जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ GTG is a 5 tuple। ये भी 5 tuple है। Now we are going to copy the definition of TG into it, and we are going to close this like this, okay। अब आप देखें इसमें क्या हो सकता है। इसमें हमें एक ऑक्स नोड्स को इजाफा करना पड़ेगा। Edges or paths may contain REs, regular expressions, in addition to input alpha beta सिग्मा आई के अलावा इसमें आपके पास ये, अब इसमें फोर्थ ऑक्स नोड आ गया है। द एजेस और पाथ्स मे कंटेन्स REs इन एडिशन टू इनपुट अल्फाबेट एज द कॉस्ट। कॉस्ट का लफ्ज़ हम नहीं यूज़ करते, एल्गोरिदम्स में इस्तेमाल होता है। कोर्स की टर्मिनोलॉजी के साथ स्टिक करना चाहिए। सिग्मा आई के अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस एचएस पे हो सकती हैं। तो अब इसकी पावर्स जो है वो, इसका जो पावर सेट है वो ज़्यादा एनरिच है in comparison to transition graph। So therefore we can make this hypothesis, और जो कि हमें पता है कि ट्रू है, ठीक है। every DFSA is contained in NFA, whereas every NFA is contained in transition graph, and every transition graph is contained in generalized transition graph। और हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, लेकिन रेगुलर लैंग्वेजेस की हद तक हमारा हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने हाइपोथेसिस बिल्ड किया है इन सारे चैप्टर्स को, पहले 6 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। एंड आपकी टास्क, टेक अवे असाइनमेंट, ठीक है। और ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगी, यानी कि इसमें मार्क्स नहीं है, बट स्टिल यू विल लर्न फ्रॉम इट। प्रूव द hypothesis in equation 1 by construction and by contradiction। इसको इनलार्ज कर लेते हैं। सो ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट या होम टेक अवे असाइनमेंट टास्क है। ऑब्वियसली नॉन क्रेडिटेड है। इसमें आपने अगर अभी तक नहीं किया तो अब आप बड़े बेहतर तरीके से इसको बाय कंस्ट्रक्शन एंड बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने देखें कौन कौन से स्टडी ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। पहला हमारा आज की क्लास का स्टडी ऑब्जेक्टिव था
कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन थी और जो क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम अब तक पढ़ चुके हैं या अब पढ़ रहे हैं, उनको हम उनकी कॉरिलेशन की है कोर्स के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ और लेक्चर्स में जो आपने लर्न किया है उसके साथ। और जो एक मेजर क्वेश्चन था कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, उसका जवाब हमने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। साथ के साथ अब तक आपने जो पढ़ा था उसका एक डिटेल्ड रिवीजन भी किया है, क्योंकि जब आपने कॉरिलेशन बनानी है कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कोर्स के पर्पस या डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ऑब्वियसली आपको फिर जितनी चीज़ें अब तक आप पढ़ चुके हैं उनको ब्रीफली आपने समराइज भी करना था। तो एक तो आपकी रिवीजन हो गई, दूसरा आपको ये पता चल गया कि आपके कोर्स का जो पर्पस था उसके आंसर्स आपने बनाना शुरू कर दिए हैं, और होपफुली आप जो नोट्स तैयार कर रहे होंगे इस कोर्स में, उसमें आप इसको लिखते भी जाएंगे, और वैसे भी आप अगर इस लेक्चर को सुन रहे हैं या इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको वो अजबर हो जाएंगे। साथ के साथ हमने अपना हाइपोथेसिस, ये तो था पहला स्टडी ऑब्जेक्टिव, correlation of course description and course learning objectives covered so far with the material we covered from the textbook and in video lectures or in notes and videos I recommend you to check. तो एक तो ये हो गया स्टडी ऑब्जेक्टिव 1, जो कि अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का हमारा था स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस 1 को कंप्लीट करना, और उसमें दो डेफिनेशंस, अभी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस रहती थी। हमने किताब से डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस तो देख ली थी टीजी और जीटीजी की, लेकिन उनकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस अभी रहती थी जो कि हमने आज की क्लास में कंप्लीट की हैं, ट्रांजिशन ग्राफ की और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की। और ये तीनों चीज़ें, लेट मी आल्सो टेल यू, एनएफएस, टीजी एंड जीटीजी आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स। ये तीनों नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स हैं। इनकी हमने टेक्निकल डेफिनेशन या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमने आज की क्लास में की, टीजी और जीटीजी की, और हाइपोथेसिस 1 को कंप्लीट किया। तो ये था हमारा दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव, exhaustive definition of transition graph and generalized transition graph। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, पेंट पे भी, और अच्छा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, किताब से भी देखी हैं। इनकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमने आज की क्लास में की, और हाइपोथेसिस 1 को हमने कंप्लीट किया। और आपकी जो टास्क है, जो टेक अवे होम असाइनमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, वो आपने अब कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने पहले नहीं प्रूफ किया तो अब आपने थर्सडे की क्लास से पहले इस चीज़ को ज़रूर कर लेना। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के दो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं किताब की तरफ। अगरचे हमने थर्सडे को स्टार्ट करना है चैप्टर 7, लेकिन हम आज देख लेते हैं कि आखिर चैप्टर 7 में वी जस्ट टेक अ लुक टुडे कि उसमें है क्या, जो हम जुमेरात को थर्सडे की क्लास में जो हमारा 2 आवर्स का इंटरेक्टिव सेशन है उसमें हम क्या कवर करेंगे। सो वी जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ये टीजी की मिसालें और जीटीजी की एग्जांपल्स हम देख कर आए थे। नॉन डिटर्मिनिज्म को भी हमने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की थी, उसकी भी एग्जांपल्स ली थी, एमएस पेंट में ड्रॉ की थी मैंने, आपको याद होगा, और हमने किताब से भी इसकी थ्योरी को देख लिया था। तो ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं उसमें तो किसी हद तक रेलेवेंट हैं आपकी एक्सरसाइजेस, उसके बाद वो एग्जाम्पल से ज़्यादा जो हैं वो उनका लेवल नहीं है। तो मैं आपको ख़ुद प्रॉब्लम सेट असाइन करूँगा हर चैप्टर में, और साथ आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट की भी टास्क होगी। छठा और 7वां चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। जब हम 7th चैप्टर ख़त्म करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में जी मैथड को, क्लीनी थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है।
अभी जो आपका 6 चैप्टर है उसकी मैंने आपको टास्क दी है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई भी थी कि आपने ये हाइपोथेसिस बिल्ड किया है और इस हाइपोथेसिस का आपने सॉल्यूशन चैप्टर 6 के लिए करना है। ठीक है, चैप्टर 5 की टास्क मैंने आपको दी थी, राइट 5 टपल ऑफ एवरी फाइनाइट स्टेट डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन द बुक, ऑल्सो extract guess regular expression from every machine constructed in the book, and from that machine draw the FSAs, also check the power set of every machine। तो ये आपकी टास्क थी और जो कि सेल्फ वेरीफिएबल भी है किताब से। तो ये आपने चैप्टर 5 में काम करना है, आपकी टास्क है ये। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल इतना नहीं होगा कि आप लिमिटेड टाइम में, आप लेक्चर भी सुनते हैं, आप किताब भी पढ़ते हैं, आप नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपकी जो पेपर में लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड को लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, लॉजिकल ग्राफ्स में आपको ट्रेन करना पड़ता है। मैं बड़ी डिटेल से पिछली क्लासेस में आपको मुख्तलिफ जो लॉजिकल इवन आपके टेस्ट होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आर्म्ड फोर्सेस में आईएसएसपी से पहले, या आईएसएसबी है, या आपका सैट का टेस्ट है जिसमें पिक्चर पैटर्न्स हो गए, सीरीज़ हो गए मुख्तलिफ, उनमें आपको माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको पता तो चल जाएगा लेकिन रिक्वायर्ड टाइम में आप उसे हल नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ लेक्चर सुन लेना, किताब पढ़ लेना, कोर्स के नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। पहले एक्सरसाइजेस थी और एग्जाम्पल्स थी, अभी आपको प्रॉब्लम सेट मैं खुद असाइन कर रहा हूँ, साथ आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, वो खुद एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो आपने जो काम आपको मिल रहा है वो साथ साथ आपने करना है, ताकि एग्ज़ाम्स में जो एक लिमिटेड टाइम होता है या क्विज़ेज़ में, वहाँ पे आप प्रोफिशेंटली विद इन दैट टाइम ब्रैकेट आप उसे सॉल्व कर पाएँ, और इससे आपका IQ लेवल भी ट्रेन होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं बुक की तरफ। ये तो फिर से वो नोट्स आ गए। तो आज की क्लास के आखिर में हम ज़रा देखते हैं कि हमने थर्सडे को what we are going to study on Thursday. So this is chapter 7 क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन, और इसकी प्रीरेक्विजिट है चैप्टर 6, और जो आज का लेक्चर है हमारा और गुज़िश्ता लेक्चर है, वो दोनों अगर आपने किए होंगे तो आपको क्लीनी थ्योरम में कोई ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। यहाँ पे बस आपने अप्लाई करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय एन RE, आपको अच्छी तरह से पता है आपके RE क्या होती है, और अ फाइनाइट ऑटोमेटन, इसका भी आपको बखूबी इल्म है, और अ ट्रांजिशन ग्राफ, और ये भी अभी आप पढ़ कर आए हैं चैप्टर 6 में, और इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आप थर्सडे तक वो जो हाइपोथेसिस प्रूफ करना है उसमें करेंगे, तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि ट्रांजिशन ग्राफ में और फाइनाइट ऑटोमेटन में क्या फ़र्क है। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन तो ग्राफ नहीं है, वो टाइप ऑफ। तो ये क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन ये कहता है कि अगर किसी एक तरह से आप किसी लैंग्वेज को लिख सकते हैं तो बाकी दो तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। और कौन सी लैंग्वेज होगी, वो कौन सी किस्म होगी, कौन सा लैंग्वेज टाइप होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन हो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन हो, ये सब रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स। हाइपोथेसिस 1 में आपने क्या देखा, DFSA एंड NFA और ट्रांजिशन ग्राफ एंड ऑल्सो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, ये चारों क्या हैं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी एक लैंग्वेज को नहीं, पूरी क्लास ऑफ लैंग्वेजेस को। इधर देखिए ना आप, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 को देखिए, डिज़ाइन ग्रामर्स एंड रिकॉग्नाइजर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस और क्लास ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्लास ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, रेगुलर लैंग्वेजेस। तो ये जो हाइपोथेसिस 1 में 4 तरह के आपने मशीन्स को स्टडी किया है, ऑल दीज 4 मशीन्स आर कॉल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स। ठीक है, बी इट डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है।
ये भी CLO3 का पार्ट है और इसको हम थर्सडे को देखेंगे। मे बी ये हम थर्सडे को पूरा नहीं कर सकेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना इसमें आपको समझ आ सके उतना हम कवर करें और फिर बाकी हम मंडे को ले जाएंगे। तो ये क्लिनी थ्योरम में हम डिफरेंट अप्लाई करेंगे नॉलेज को, जो कि हम पीछे 5वें और छठे चैप्टर में करके आए हैं। और इसको प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन है बुनियादी तौर पे, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन है। और इसमें हम कई नई चीज़ें भी सीखेंगे। इस कोर्स चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जी मेथड है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी में, और आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट में भी उसका इस्तेमाल होगा। और थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल आसान है। कंटेंट ज़्यादा है पेज वाइज, डिफ़िकल्टी लेवल कम है चैप्टर 4 और 5 से। चैप्टर 6 के बराबर समझिए इसका डिफ़िकल्टी लेवल। और ये करने वाला काम है, इसमें आपको सोचना कम पड़ेगा। जैसा कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स में और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में आप करते चले जाते हैं, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप अप्लाई करते चले जाते हैं, तो इसमें भी एप्लीकेशन ज़्यादा है और इनोवेशन कम है, विच मीन्स कि इसकी लेंथ ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी लेवल इसका कम है। तो हम जी मैथड थर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर है। आपको ये जीज, काफ़ी सारे जीज नज़र आ रहे होंगे, अभी जी टेबल भी आ जाएगी। तो ये हम जी मैथड जो है इस चैप्टर की थर्स्ट है। पीछे उसने सारा चैप्टर जी मैथड के लिए लिखा है और आखिर में उसने जी मैथड जो है वो कुछ एग्जांपल्स पे उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। तो हम जी मैथड को इंशाल्लाह पहले उसकी बेस पढ़ेंगे जैसा कि बुक में है, और फिर जी मैथड को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी कंटेंट्स होंगे स्टूडेंट्स थर्सडे की क्लास के, और शायद आगे एक क्लास भी, मंडे की क्लास भी हम इसके अंदर जो है इसको समझने में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये शायद थर्सडे को हम इसे कंप्लीट ना कर सकें। फिर सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी आपका फाइनल हो चुका होगा इस वीक, तो नेक्स्ट वीक आपने ये जी मैथड जो है वो अप्लाई करने का सोचना होगा। इस हफ्ते तो मैंने आपसे कहा था कि आपने एब्स्ट्रैक्ट और इनपुट अल्फ़ाबेट और कुछ पैटर्न्स आपने लिखकर मुझे देने, और अगले हफ्ते मैं उन पैटर्न्स की फाइनाइट स्टेट मशीन बनाने का आपको जुमेरात को समझाऊंगा कि कैसे करना है। और फिर उससे नेक्स्ट हफ्ते जी मैथड आपका होगा। हम ग्रेजुअली लेके चलेंगे इसको, मैनेजेबल वे में, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। आप विद वेरी लिटिल एफर्ट इसको इंशाल्लाह हर वीक रेगुलर लेकिन आपने करना है, और आपने जमा भी रेगुलर कराना होगा मुझे ये काम। इसके मार्क्स ये नहीं कि आखिर में इकट्ठे मिल गए। पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स अब वर्ड की फ़ाइल में मैं आपको शो करता जाऊंगा, क्लास में मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूं और अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखता हूं, और वो पॉइंट्स आखिर में आपके जो है वो स्केल हो जाएंगे LMS के ऊपर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आज की क्लास में मैं आपको नोटपैड पे भी शो कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। क्लास आज थोड़ी लेट शुरू हुई थी, 5 से 7 मिनट, जैसा कि मैंने बताया कि जो लैपटॉप है वो मेल फंक्शन कर गया है, और अभी मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेटअप किया है घर पर। तो ऑफिस की तरफ से तो हमें लैपटॉप नहीं मिले होते, तो वो ये है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको, उसका मदरबोर्ड जल गया है तो उसको ठीक होने में। तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही इंशाल्लाह क्लासेस जो हैं वो कवर करते रहेंगे। तो इस वजह से कोई 10 मिनट, 7 से 10 मिनट जो है मुझे माइक सेट करते हो वो उसको लग गए थे। तो एनीवेज जी, अभी मैं आपसे एक नोटपैड शेयर करने लगा हूँ जिसमें हम आज की क्लास के स्टडी ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा आज क्या पढ़ा है। 24 मई 2021, ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। इसमें हमारा स्टूडेंट पहला जो आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव था वो था कोरिलेशन बिटवीन कोर्स objectives and description objectives, course learning objectives, CLOs, covered so far, जिसमें हमारे पास EG CLO 1,
ClO2, ClO3. ये था जी पहला हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का। Correlation between course description, objectives, CLOs 1 to 3, और हमने कोर्स को समराइज किया। पहले भी बनाते रहे हैं, आज थोड़ा सा हमने इसका टेक्निकल आंसर तलाश करने की कोशिश की थी कोर्स ऑब्जेक्टिव की, जो कि आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव था वो था definition of position graph and जी, और हमने हाइपोथेसिस 1 कंप्लीशन की, ठीक है, जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस से इसका ताल्लुक है, हाइपोथेसिस 1, और आपको टेक अवे असाइनमेंट भी मिल गई। और फिर हमारे ये 2 स्टडी ऑब्जेक्टिव्स थे आज की क्लास के, और साथ के साथ हमने चैप्टर 7 को भी देख लिया है कि हमने क्लिनी थ्योरम में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव से स्टूडेंट्स, इसको भी सेव कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे, और अब इंशाल्लाह आप जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो मैंने आपको होम टेक अवे असाइनमेंट्स बताई हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।